हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को अच्छे से और एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित कर रहे हैं। तो इसके पहले हम सब ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर है, तो इसको हम सब यहाँ तक यहाँ तक पढ़ चुके थे और इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न बना था, हम सब उस प्रश्न को देख चुके थे। तो आज हम सब इसी पेज के आगे अर्थात यहाँ से देखिए लिखा है कि गंगा घाट में कन्नौज नगर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से थोड़ा पॉइंट था इसीलिए हम आप सबको बताएं। यहाँ पर देखिए कन्नौज नगर। अब देखिए यहाँ से आज हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको ऐसे अच्छा लग रहा होगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ा जाता है, बहुत लोग होते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं तो उसके बाद लास्ट में जाकर पीवाईक्यू कराते हैं। तो बहुत लोग क्या होता है कि 2-4-10 क्वेश्चन जो बनता है उसमें से 2-4 क्वेश्चन तो भूल ही जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसीलिए दोस्तों हम जितना पेज को पढ़ते हैं, इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है उस प्रश्न को पहले वहीं डिस्कस करके तब ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे यहाँ पर लिखा गया है, अभी हम सब यहाँ पर पढ़े कि गंगा घाट में कन्नौज नगर। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है गंगा घाट के कन्नौज नगर में देखिए अब कौन कौन। तो यहाँ लिखा है गुर्जन प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इन तीनों को याद रखना दोस्तों, क्योंकि अभी प्रश्न बनेगा, हम दिखाएंगे आपको कौन कौन से। तो पहला है कि गुर्जन प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये पहले, दूसरे और तीसरे, ये तीनों लोग ना, ये तीनों लोग या ये गुर्जन प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक थे सदियों तक अर्थात वर्षों तक कन्नौज के ऊपर। कहाँ पर? वही जो अभी इसके पहले बताएं, वहाँ पर कन्नौज के ऊपर या कन्नौज शहर के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। मतलब ये तीनों लोग कन्नौज पर शासन करना चाहते थे और ये तीनों लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, याद रखना। आगे देखिए लिखा है, चूँकि इस अर्थात इस कन्नौज ये जो थी लंबी चली, इस लड़ाई, ये जो कन्नौज के ऊपर लड़ाई थी ये लंबी चली ना, आगे लड़ाई लंबी चली। और देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, हम दिखाएं आपको, पहले, दूसरे और तीसरे। इसीलिए ये 3 लोग थे, इसलिए इसे 3 पक्ष थे, इसमें 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। तो याद रखना, कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन आते हैं या कौन कौन से शासक आते हैं, तो बस इतना याद रखना दोस्तों। इसीलिए कि हम देखिए यहाँ पर गुर्जन प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में आते हैं, इसको याद रखना। अब आगे देखिए लिखा गया है, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। जो इन शासक लोग थे, तो क्या होता था कि अपने मंदिर का जो निर्माण करवाते थे, तो एक ऐसे मान लीजिए ऐसा निर्माण करवाते थे या बहुत ज़्यादा ऊंचा या भव्य निर्माण करवाते थे। इससे यह पता चलता था कि वहाँ के जो एरिया की जो सत्ता है, जो सत्ताधारी है या जो राजा है, वह कितना शक्तिशाली है, बस मंदिरों से ही पता चल सकता था। तो ऐसा उन्होंने ऐसा बताया कि वो सब क्या होते थे कि भव्य मंदिर, एकदम ऊंचे मंदिर बनवाकर अपना प्रदर्शन करते थे, अपना दिखाते थे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे। अब समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि कि देखिए जहाँ के राजा रहते थे तो वे मंदिर हुआ, दुर्ग हुआ, इन्हीं सबको एकदम अच्छे से भव्य या ऊंचे बनवाते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ का राजा क्या है, बहुत समृद्धशाली है ना। और जो अन्य राजा रहता था या दूसरे बगल का जो दूसरे देश का राजा रहता था, जब वह आक्रमण करता था तो वही मंदिर या दुर्ग को ही अपना निशाना बनाता था।
बस समझते समझते चलिए। आगे लिखा है, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी, अब यहाँ से देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए क्योंकि सीटेट बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछेंगे, और अगर आप एनसीईआरटी को ऐसे लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी के एमसीक्यू नहीं करके गए तो आप जान लीजिए यही होगा कि आप 2 बार 3 बार में जाकर उसको पास करेंगे, और ये जो 2 या तीसरी बार देने जा रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो अच्छा है कि आप सब में भलाई है कि अभी मौका भी है करीब 1 महीने का, 1 महीने से ज़्यादा ही, तो आप अच्छे से एमसीक्यू ऐसे एनसीईआरटी को थ्योरी पढ़कर और उसका एमसीक्यू करिए। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके बाद मान लीजिए यहाँ से मत देखिए, पर कम से कम ये पीडीएफ को सेंड कर देते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। जो थ्योरी ये सब दिख रहा है, कम से कम थ्योरी पूरा पूरा पढ़कर उसके बाद जो आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं या एमसीक्यू देखते हैं उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा कि पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा गया है और कहीं से भी नहीं। तो चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पॉइंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ से सिर्फ एक प्रश्न बनेगा। तो वो प्रश्न ये है कि पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों थे। और कभी ये पूछता है इसी प्रश्न को पलट कर कि ये जो तीन पक्षी थे, तीन पक्षी संघर्ष कर रहे थे, ये किस किस जगह या किस देश पर या किस कहाँ के राज्य पर या किस राज्य के लिए ये संघर्ष कर रहे थे। तो इसको याद रखना, एक कहा था ये कन्नौज, ये कन्नौज का या कन्नौज पर शासन करने के लिए ये तीनों लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। आगे देखिए, अब यहाँ इतना पॉइंट में सिर्फ इतना था, 2 प्रश्न था एकदम कंफर्म, तो अब इसको आप याद रखना। अब अगला देखिए, यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि अफगानिस्तान के गजनी, अफगानिस्तान के अब गजनी का था, जो गजनी था अफगानिस्तान के गजनी महमूद ऐसा ही एक शासक था। तो आप देखिए यहाँ पर बताया गया कि महमूद गजनी कहाँ का, ऐसे पूछ सकता है कभी, महमूद गजनी कहाँ का शासक था, तो अफगानिस्तान का था। इसको भी याद रखना। आगे है, उसने, किसने, ये इसे महमूद गजनी ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित, धार्मिक मतलब ऐसे जो अभी इसके पहले हम सब बताएं कि जो राजा लोग रहते थे वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं, धार्मिक अर्थात मंदिर वगैरह जो होते थे, दुर्ग वगैरह होते थे, जो ये सब ऊंचे ऊंचे और एकदम भव्य बनाते थे। तो इसी से प्रभावित होकर जो अगला रास्ता शासक रहते थे, जो विरोधी शासक रहते थे, वे इसी मंदिर या दुर्ग पर आक्रमण करते थे। तो यहीं पर बताया गया कि जो एक महमूद गजनी अफगानिस्तान का था ना, उन्होंने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया, उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। जैसे कि आप सबको, आप अगर कभी पढ़े होंगे इतिहास तो पता होगा जो महमूद गजनी था ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो यही है, यही उपमहाद्वीप अर्थात भारत पर 17 बार आक्रमण किया ना। अब देखिए लिखा है आगे, 1000 या 1025 ईस्वी हमला किया, मतलब इस 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण इन्होंने किया था। उसका निशाना था कि संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोम मंदिर भी शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गुजरात का, कहाँ का, गुजरात का जो सोम मंदिर था, सोमनाथ का जो मंदिर था, वो एकदम प्रमुख आक्रमण उसका माना जाता था कि यहाँ से वो कुछ ज़्यादा ही धन दौलत पाया था, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपना क्या था, वो ताकत को दिखाया था कि वो कितना क्रूर है ना। तो यहाँ पर आपको याद होगा, तो यहाँ पर बस इतना प्रश्न बनेगा, इसको इतना याद रखना। कभी कभी पूछेगा कि महमूद गजनी कहाँ का था, तो याद रखना अफगानिस्तान का था। इसके अलावा ये पूछेगा कि उन्होंने कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, तो याद रखना 16 बार आक्रमण किया था। और कभी कभी पूछेगा कि ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना गुजरात में है। सोमनाथ जो मंदिर है यह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। महमूद गजनी कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। महमूद गजनी कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार। बस इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, महमूद जो धन लूट ले गया, अर्थात यहाँ जो सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण करके धन लूट ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च किया। तो इन बातों को ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि देखिए हालांकि कभी अभी
पूछता है कभी कभी ऐसे कथन में, तो इन बातों को एकदम कभी हल्के में मत लेना। बहुत लोग बोलते हैं बस इतना जितना हम प्रश्न बताए, जैसे कि 7 बार आक्रमण किया अफगानिस्तान का था और गुजरात में सोमनाथ मंदिर, बस। पर कभी कभी क्या होता है, ये देखिए इस लाइन को अगर आप छोड़ देंगे तो कभी पूछता है कि मान लीजिए वो जो धन ले गया अपने कहाँ, गजनी राजधानी, उसका राजधानी अफगानिस्तान का जो गजनी राजधानी था, उस गजनी राजधानी में वैभव राजधानी के निर्माण में खर्च किया। तो याद रखना, वो ऐसा कभी पूछेगा कि वो धन का जो लूट कर धन ले गया वे कहाँ पर खर्च किया, कहाँ पर खर्च किया या क्या किया, तो याद रखना वो अपनी राजधानी या वैभव राजधानी पर खर्च किया। आगे देखिए, युद्ध करने वाले, देखिए युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान, जिसे चौहान कहा जाता है, तो पहला था गजनी, दूसरा चाहमान या चौहान। याद रखना, कभी कभी चाहमान पूछ देगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चाहमान को ही चौहान कहते हैं। तो आगे देखिए लिखा है कि युद्ध करने में दूसरे, पहला गजनी दूसरा चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। अब वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में थे। तो इसको भी याद रखना, जो चौहान थे ये दिल्ली और अजमेर के, कहाँ के, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र के शासक थे। और गजनी महमूद गजनी कहाँ का था, तो अफगानिस्तान तक का। इसको भी एकदम याद रखना दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर, और आगे देखिए यहाँ पर है कि उन्होंने, किन्हें, चौहानों ने पश्चिम और पूरब की ओर, चौहानों ने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। तो जो चौहान लोग थे वे दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में रहते थे, और वे अपने पश्चिम और पूरब की ओर विस्तार करना चाहते थे। आगे देखिए लिखा है कि जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों, याद रखना, यहाँ पर देखिए चालुक्य है। अब आप अगर इसके पहले वाले क्लास में देखे होंगे, इसी पार्ट का जो पहला वीडियो था, तो आपको पता होगा कि जो चालुक्य थे वे कहाँ के रहने वाले थे, अर्थात कहाँ के शासक थे, और एक चोल थे, चालुक्य थे और चोल थे ना। तो अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखे हैं या इन बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए, अगर इसका जो पहला वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहले वीडियो को देखिए, इस चैप्टर का जो है, तो उसको देखकर अगर इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि हम बताए थे इसके पहले, जो चालुक्य लोग थे वह कहाँ के थे, तो वह कर्नाटक के थे। चालुक्य लोग, ये जो चालुक्य थे ये कर्नाटक के थे, और ये जो चोल लोग थे ये तमिलनाडु के थे। तो चोल लोग क्या कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, याद रखना। तब वही बताया गया कि जो गुजरात के चालुक्य और पश्चिम, तो यहाँ पर देखिए जो ये चौहान थे ये कहाँ पर विस्तार करना चाहते थे, पश्चिम में और पूरब में ना। और यहाँ पर आगे लिखा गया कि उन्हें अर्थात चौहानों ने गुजरात के चालुक्य पश्चिम में थे। अभी पश्चिम में करना चाह रहे हैं कौन, चौहान, पर पश्चिम में है कौन, तो चालुक्य है, एकदम ध्यान से। तो पश्चिम में कौन है, चालुक्य हैं, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में ना, कहाँ पर, गढ़वाल में। तो पश्चिम में ये हैं, अब इनसे लड़ेंगे तब जाकर इनको हराकर वहाँ पर शासन कर सकेंगे। तो आगे देखिए और लिखा गया है कि टक्कर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि अब देखिए ये तो जो चौहान थे ये पश्चिम पर कब्जा करना चाह रहे हैं, पर पश्चिम में है कौन, तो पश्चिम में कौन लोग हैं, तो चालुक्य वंश या जो चालुक्य लोग हैं ये हैं वहाँ पर, और ये चौहान लोग इस पर राज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चौहान और चालुक्यों को लड़ाई होगा, तब जाकर यहाँ पर जो जीतेगा वहाँ पर होगा। और पर चाह कौन रहा है, चौहान लोग चाह रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चाहमान या वही चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय। तो याद रखना, जो चौहान शासक थे, तो जो उस समय जिस समय चालुक्य शासन पर आक्रमण कर रहे थे, तो उस समय चालुक्य राजा कौन थे, तो याद रखना पृथ्वीराज तृतीय थे। अब 1168
1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। तो याद रखना, कभी पूछेगा कि जो पृथ्वीराज तृतीय थे इन्होंने किसको हराया, तो याद रखना इन्होंने किसको हराया, तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, मोहम्मद गौरी अफगान का शासक था। आगे देखिए, लेकिन दूसरे ही साल अर्थात जिस साल हराया, यहाँ पर देखिए 1191 में हराया और दूसरे साल 1192 में उसके हाथ हार गया। मतलब जिसको हराया उसी के हाथ से फिर वो उसी के साथ वो हार गया अगले साल, मतलब एक साल के लिए सिर्फ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ इतना है, महत्वपूर्ण है, तो याद रखना, कभी कभी पूछेगा कि यहाँ से तो आप समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ से देखिए है महमूद गजनी कहाँ का था, अफगानिस्तान का था, कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। फिर यहाँ पर है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में है। और कभी पूछता है इसको कि जो महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके धन ले गया तो क्या किया, अपने राजधानी पर खर्च किया, ऐसे पूछता है। और आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि उसके बाद दूसरा शासक कौन था, तो दूसरा शासक चहमान या चौहान थे ना। अब चौहान लोग कहाँ से या किस दिशा की तरफ विस्तार करना चाहते थे, ऐसे पूछेगा। तो याद रखना वे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब का जो क्षेत्र था वहाँ पर विस्तार करना चाहते थे। पर वहाँ पर था कौन, तो वहाँ पर चालुक्य थे। वहाँ पर था कौन, तो चालुक्य थे ना। अब देखिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया फिर कि जो पृथ्वीराज जो चौहान था, या पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। कब, 1191 ईस्वी में। हालांकि सन ज़्यादा नहीं पूछता है, पर याद रखना 1191 ईस्वी में हराया और अगले साल फिर उसी से हार गया। बस इतना याद रखना दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए मानचित्र थोड़ा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि चलते चलते शासक कन्नौज और गंगा घाट के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो बस यहाँ पर देखिए, कभी ये पूछ सकता है कि जो कन्नौज था यह कहाँ पर था, तो गंगा के घाट के क्षेत्रों में, गंगा घाट के क्षेत्रों में ये कन्नौज था। तो आगे देखिए यहाँ पर है लिखा है चोल, देखिए लिखा है चोल राज्य नज़दीकी से एक नज़र। अर्थात अब देखिए चोल के बारे में, चोल शासक के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से एकदम देखिए, यहाँ पर हम IMP लिखे हैं तो इसको एकदम ध्यान से सुनना। आगे लिखा गया है उरईउर, क्या है, उरईउर से तंजाउर तक, उरईउर से तंजाउर तक अर्थात चोल राज्य था। कहाँ, उरईउर से तंजाउर तक। अब देखिए लिखा गया है चोल वंश सत्ता में कैसे आए। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार कहाँ पर, मुट्टियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे मुखिया परिवार का सत्ता था। कहाँ पर, मुट्टियार। तो याद रखना यहाँ पर कि चोल शासक कहाँ के थे, तो उरईउर तंजाउर से। अब इनका विस्तार कहाँ हुआ, तो याद रखना कावेरी दिख रहा है, जो कावेरी नदी है उसके डेल्टा में ना मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन, ये चोल लोग। ये जो चोल लोग थे ये कावेरी नदी के डेल्टा के मतलब क्षेत्र में ही ये मुट्टियार नामक एक प्रसिद्ध कोई क्या थे, मुखिया थे। मतलब वहाँ एक छोटे मोटे चोल वंश क्या थे, मुट्टियार नामक एक प्रसिद्ध का थे, मुखिया थे वहाँ के। बस आगे देखिए, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के, कहाँ के, कांचीपुरम, याद रखना कहाँ के, कांचीपुरम के पल्लव। चोल लोग कहाँ के थे, तो बोल रहे हैं कि ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे मतलब सामंत थे। अगर इसके पहले वाली क्लास आप देखे होंगे तो महंत को ही सामंत कहा जाता था। ये एकदम स्पष्ट लिखा गया था, उसमें या करके आबलिक करके ऐसे लिखा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर सामंत नहीं दिया है, पर अभी प्रश्न दिखाएंगे और इसको भी, इस वाक्य को एकदम याद रखना कि महंत को ही सामंत कहते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी महंत दे देगा तो आप सब क्या होगा कि एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखना महंत को ही सामंत बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो
कांचीपुरम के पल्लव राजा के ये सामंत थे। कौन? ये चोल लोग। अब समझ में आया? ये जो चोल लोग थे ना, ये कांचीपुरम के पल्लव राजा ना, पल्लव राजा के सामंत थे। इतना समझ में आया कि जो चोल लोग थे, ये तो पहली बात जान लीजिए कि ये कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे मुखिया परिवार के सत्ता थे ना, सत्ता थी। और ये जो सत्ता थी, जो लोग अब एक किसके अधीन थे या किसके सामंत थे? तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे। अब आगे देखिए, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा गया कि उरैयार, वहाँ पर देखिए उरैयूर, और यहाँ पर है उरईयार। तो इस बात को भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर उरईयार है, यहाँ उरईउर याद रखना। अब देखिए उरईयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा का कब्जा कर लिया। तो अब देखिए फिर से समझिए आप, यहाँ पर लिखा गया कि जो उरैयार के जो यहाँ पर यही उरैया, ये जो उरैयूर लिखा है, तो यहाँ के जो उरैयार के चोल वंश, यहाँ पर चोल वंशी थे ना, ये चोल वंशी थे। तो चोल वंशी प्राचीन मुखिया थे। अब प्राचीन मुखिया में कौन थे? तो विजयाल ने, याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। तो ये जो चोल वंश के शासक विजयाल थे, इन्होंने 9वीं सदी में मुट्टियारों को हराकर, कहाँ के? मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया। इतना समझ में आया दोस्तों? देखिए यहाँ पर हुआ कि जो उरैयूर और तंजाउर था, ये डेल्टा के मुट्टियार का एक प्रसिद्ध शासक था। पर जो चोल लोग थे, और चोल में वो भी कौन? विजयाल ने इन मुट्टियार पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। बस इतना याद रखना। अब आगे देखिए, उसने वहाँ तंजाउर शहर और निशुभ सुधिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो याद रखना, किसने? चोल ने। ये चोल शासक जो थे, तो इस चोल शासक में ये जो विजयाल ने ही मुट्टियार को हराकर उस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद तंजाउर में, कहाँ पर? यहाँ तंजाउर, या यही तंजाउर के शहर में निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। किनका? निशुभ सूदनी। तंजाउर शहर में निशुद्ध सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना, अभी प्रश्न बना है। तो आगे देखिए लिखा गया है, दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए। चाहमानो अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहते थे? तो आगे देखिए, अगर इस प्रश्न को आप ठीक से अगर ध्यान से देखे होंगे तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे। इस पेज को अगर ध्यान से देखे होंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो गुर्जर प्रतिहार था ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल। कौन? 3 गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासक के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती थी। सदियों तक चली यह लड़ाई का कारण क्या था? बताइए, कारण क्या था? क्यों ये तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे? अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे प्रश्न पूछेगा, एक हम माध्यम दे रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछेगा ना। तो आप अगर जैसे थ्योरी पढ़ेंगे, हम बताएं आप सबको कि कम से कम एक जो पेज था, उस पेज से हम सब 3-4 प्रश्न बनाकर हम आप सबको बताएं। पर यहाँ 1 प्रश्न 2 प्रश्न हम आप सबको लिए रखे हैं कि कैसे प्रश्न बनता है और कैसे विकल्प रहता है। तो देखिए यहाँ पर है जैसे, और देखिए ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, इसको हम अपने मन से नहीं इसको क्रिएट किए हैं, ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। तो इसको एकदम ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासक के बीच चली लंबी लड़ाई था, वह किस त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये बात सही है, पर वह किस लिए तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे? तो देखिए, कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, गोदावरी के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए, कावेरी नदी के डेल्टा
के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि वो जो तीनों लोग थे, कौन, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ रहे थे। आगे देखिए चोल किसके सामंत थे। अभी जैसे हमने बताया कि चोल किसके सामंत थे। अब देखिए अगर आप ध्यान से इसके पहले वाली जो थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया कि चोल किसके सामंत थे। आप सबको एक बार दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पर है देखिए, जो कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के सामंत थे। कौन? कांचीपुरम की ये राजा था, कांचीपुरम का एक राजा था, पल्लव वंश का राजा था एक कोई, उनके क्या थे, ये सब चोल लोग क्या थे, सामंत थे। यहाँ मातहत दिया है तो आप सब नहीं समझ पाएंगे, तो मातहत को ही सामंत बोलते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर है कि चोल किसके सामंत थे, तो चोल किसके थे, तो पल्लवों के, पल्लव राजा जो थे, कांचीपुरम के पल्लव राजा के सामंत थे चोल लोग। आगे देखिए यहाँ पर है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। देखिए अभी हम जस्ट पढ़े, यहाँ पर देखिए ये भी दिखा दें, यहाँ पर लिखे, देखिए यहाँ पर है तंजावुर शहर में, या देखिए इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पर यही विजयाल ने। किसने कराया था, तो विजयाल ने, चोल शासक विजयाल ने। तो आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और अगर आ रहा है अच्छे से समझ में, तो देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ भेजिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग हैं कि क्लास ले लेते हैं, CDP किताब ले लेते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, पर उनको ऐसा समझ में नहीं आता कि कहाँ से एकदम एग्जैक्ट पूछेगा। देखते हैं बहुत लोग वीडियो के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से भी पढ़ते रहते हैं, बस प्रीवियस ईयर लगा कर चले जाते हैं और 2 या 3 बार देना पड़ता है उन सबको। बस यही रीज़न है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 60 नंबर तो दोस्तों यही NCERT से ही पूरा बनता है। उसके बाद CDP अपना देख लीजिए ठीक से। हालांकि अभी हम CDP जब आ जाएगा नज़दीक तो मैराथन चलाएंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए संस्कृत तो हम एकदम फिक्स चलाएंगे, संस्कृत को भी एकदम फिक्स पढ़ाएंगे। तो हम CDP, संस्कृत और हिंदी चलाएंगे, पर ये 60 नंबर तो पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो ये संस्कृत, हिंदी और CDP है कि जब करीब 10-15 दिन रह जाएगा तो हम मैराथन के तौर पर पूरा एकदम डिटेल बाय डिटेल इसको हम पढ़ाएंगे। अगर ऐसा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है और ऐसे ही हम CDP पढ़ाएंगे, जितना थ्योरी लाएंगे, फिर थ्योरी से संबंधित जितना प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है आप सबको समझ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब वहाँ तक पढ़ें। अब देखिए अभी हम सब कहाँ पढ़े, विजयाल, वही कौन, चोल शासक विजयाल। अब चोल शासक विजयाल ने ही, देखिए चोल शासक विजयाल के उत्तराधिकारी, अब देखिए चोल शासक के जो उत्तराधिकारी थे ना, उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीत कर उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ा लिया। तो वो कहाँ का जो विजयाल थे, वो कहाँ के, बस इस देखिए यहाँ पर दिखा दें थोड़ा, यहाँ पर सिर्फ वो एक राज्य को जीता था। वह कौन सा राज्य था, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया था मुट्टियारो ना, मुट्टियारो। सिर्फ यही एक राज्य था जिन्हें विजयाल ने जीत लिया। पर अब जो विजयाल के उत्तराधिकारी थे, अर्थात जो उनके लड़के थे ना, उन्होंने जो वही शहर था उसके अड़ोस पड़ोस के जो भी इलाके थे उसको भी जीत कर, या उस क्षेत्र की और शक्तिशाली अर्थात और भी शक्ति को अपना बढ़ा लिया। दक्षिण और उत्तर के मांडे और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गया। तो देखिए सिर्फ चाहते क्या थे, तो विजयाल चोल शासक था, इसको इतना याद रखना। तो अब विजयाल देखिए सिर्फ एक चाहता था, जो चोल शासक थे, पश्चिम और पूरब की ओर शासन करना चाहते थे। तो पश्चिम में देखिए क्या थे, चालुक्य लोग थे ना। तो अब यहाँ पर देखिए उसको उसके जीतने के बाद अब देखिए जो चालुक्य लोग या चोल लोग थे, वे दक्षिण, कहाँ पर, दक्षिण और उत्तर। अब दक्षिण उत्तर में देखिए कौन था, दक्षिण में था पांड्य और उत्तर में थे पल्लव और दक्षिण में थे पांड्य। तो इन
इनके इलाकों को भी जीत कर अपने हिस्से में मिला लिया। आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से बता रहे हैं कि ये जो दक्षिण में थे पांडे, दक्षिण में थे पांडे, और ये उत्तर में थे पल्लव, उत्तर में थे पल्लव। तो ये इन वो जो जीता, तो जो विजयाल के जो उत्तराधिकारी थे, तो वे विजयाल जब थे तब उन सिर्फ और सिर्फ पूर्व पश्चिम की ओर के इलाकों को जीतना चाहते थे, पर जो उसका उत्तराधिकारी था वे दक्षिण और उत्तर के भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। बस इतना समझिए। आगे देखिए लिखा गया है कि राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। तो याद रखना, ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन? राजराज प्रथम। अब देखिए यही है, पहले क्या थे? विजयाल थे। पहले चोल शासक कौन थे? विजयाल थे। तो मान लीजिएगा कभी पूछा कि पहले चोल शासक कौन थे, तो विजयाल थे। अब उसके बाद सबसे शक्तिशाली शासक कौन आया चोल शासक में? विजयाल के बाद। तो देखिए यहाँ पर है कि राजराज प्रथम ने शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 985 में राजा बनकर, कितने में? 985 में राजा बनकर, और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण का विस्तार किया। मतलब जब विजयाल थे तो सिर्फ पश्चिम और पूरब की ओर थे, पर ये जो उन्हीं का जो उत्तराधिकारी क्या राजराज प्रथम था, ये इतना शक्तिशाली था कि दक्षिण और उत्तर के मांडे और पल्लव के राज्यों को भी अपने हिस्से में मिला लिया। आशा है कि समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि उसने, अर्थात वही राजराज प्रथम, उसने जो साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र, अब देखिए यही राजराज जो था, इसी का पुत्र, राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम। तो कभी कभी देखिए आपको हो सकता है कि डाउट में आ जाएं आप। तो देखिए ये जो राजराज था, ये पहली बात तो जान लीजिए ये चोल शासक था, और किसका उत्तराधिकारी था? तो विजयाल का, जो विजयाल थे उनका उत्तराधिकारी था ना। तो अब विजयाल के बाद ये राजराज आया। अब राजराज के बाद राजराज का उत्तराधिकारी या बेटा क्या था? तो राजेंद्र प्रथम था। इसको याद रखना। तो अब देखिए राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अब उनकी नीतियों को जारी रखा। अब उनकी नीतियों को मतलब अपने पिता की नीतियों को, ऐसे अपने पिता की नीतियों अर्थात राजराज की नीतियों को उसका जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, उन्होंने जारी रखा। जैसे वो लड़ते थे, जैसा विस्तार करते थे, वो वैसे लड़ते हुए विस्तार करते हुए उन सबको जारी रखा। आगे है देखिए, जारी रखा और उनसे गंगा घाट श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश पर हमला भी किया। कहाँ पर? तो कभी पूछ सकता है कि जो राजेंद्र प्रथम थे, राजराज प्रथम तो पता हो गया आप सबको ना। तो अब जी देखिए यहाँ पर है कि राजेंद्र प्रथम ने कहाँ पर आक्रमण किया? तो गंगा घाट के श्रीलंका, कहाँ पर? श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों पर भी हमला किया था। आगे देखिए लिखा है कि इन अभियानों के लिए किसने? राजेंद्र प्रथम ने एक जलयान भी शुरू किया था। तो मान लीजिए कभी पूछ सकता है कि जलयान किस शासन ने शुरू किया था? तो पहला अगर ऐसे बोल दिया तो आप मारेंगे कि चोल, देखेंगे कि चोल है कि नहीं, क्योंकि ये जो राजेंद्र प्रथम था ये चोल शासक था। तो ऐसे भी चोल या चालुक्य या पल्लव ऐसे भी दे सकता है। और पर अगर नाम दे दिया कि जलयान किस शासक ने शुरू किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। इसको याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। देखिए यहाँ पर है कि भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ राजा राज और राजेंद्र प्रथम, अर्थात ये क्या था? ये राजा था, ये राजा का पुत्र था। तो राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। तो देखिए यहाँ पर है, तो ये राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने इन दोनों ने ही तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम, ये क्या था? मंदिर था। इसको याद रखना।
तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया था। किसने? तो राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने। तो अर्थात जो राजा राज थे, ऐसे देखिए कभी ऐसे आ जाता है, बहुत लोग बस पढ़ लेते हैं पर समझ में नहीं आता, तो ऐसे कभी पूछेगा कि तंजावुर का जो मंदिर था या तंजावुर में जो मंदिर था वह राजा राज ने बनवाया था, और जो गंगईकोंड चोलपुरम था, ये गंगईकोंड चोलपुरम था, ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि ऐसे देखिए दोनों लिख दिया है ऐसे, तो आप कभी समझ में नहीं आएगा, सोचेंगे कि आप ये दोनों लोग मिलकर बनवाए थे। दोनों लोग मिलकर नहीं, यहाँ पर देखिए तंजावुर वाला राजा राज ने बनवाया था, और जो गंगईकोंड चोलपुरम था यह राजेंद्र ने बनवाया था। आगे देखिए, ने बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार किया, अर्थात ये मंदिर बनवाकर। आगे देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ये देखिए मंदिर है कहाँ का, तो देखिए यहाँ पर है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये जो दिख रहा है ये देखिए गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ लिखा गया है कि छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई, उस पर गौर करें। बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की जाती थी उन्हें देखिए, मतलब ऐसा इसका वर्णन किया गया है कि आगे देखिए यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर था, ये जो चोल में मंदिर था, ये जो चोल मंदिर था, ये इसमें इसके जो आसपास की विकसित बस्तियां थी, यह एक केंद्र बन गया। और केंद्र बनने का मतलब देखिए समझिए कि जैसे मान लीजिए बस्तियां हैं, पर ऐसे उन बस्तियों को कोई नहीं जान सकता था, नहीं जान पाता था, पर जब वहाँ पर ये मंदिर बनवाया गया ना, राजा राज या राजेंद्र प्रथम के द्वारा जब गंगईकोंड चोलपुरम बनवाया गया, तो क्या वो जो बस्तियां थे वो केंद्र हो गए। मतलब अगर कोई पूछता था उस बस्ती के नाम, तो जैसे बताते हैं कि वो मंदिर को ही पहचान कर या मंदिर को ही जानकर वहाँ उस बस्तियों का नाम एकदम फेमस हो गया, ऐसे समझिए। आगे देखिए यहाँ पर है, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। कौन? यही जो मंदिर थे ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। आगे है कि ये मंदिर शासकों और अन्य लोग द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। तो इन बातों को ध्यान से दोस्तों, इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि कारण और कथन में पूछता है। देखिए हम फिर पढ़कर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जैसे मान लीजिए मंदिर तो बन गया, तो जो आसपास के जो क्षेत्र थे, अर्थात बस्तियां थी, उस बस्तियों का नाम जो था उस मंदिर से मान लीजिए और ज़्यादा फेमस हो गया, ऐसे समझिए। और फिर बताया गया कि जो उस मंदिर से जो धन आते थे ना, उपज या उन सारे विशेषज्ञों और निर्वाह के लिए खर्च होता था। अर्थात जो मंदिर से जो कुछ भी दान दक्षिणा या धन जो मिलता था उस आसपास के क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र से क्या होता था कि जो वहाँ के जो विशेषज्ञ लोग थे ना, अर्थात उस पुजारी लोग, ऐसे माना जाए पुजारी लोग या जो मंदिर के सफाई कर्मी लोग थे, उन सबके निर्वाह के लिए खर्च किया जाता था, अर्थात उन सबको दिया जाता था। मंदिर के आसपास रहने वाले उन सभी के लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्द में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा। तो इसको याद रखना, सबसे प्रसिद्ध था कांस्य की प्रतिमा, सबसे प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा का काम। यहाँ पर देखिए इसको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, अभी आगे प्रश्न बना है दिखाएंगे। तो यहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम कहाँ पर? वहीं जहाँ पर मंदिर था, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं बनने लगी, ऐसा समझिए। अब देखिए चोल थे, तो चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती थी। तो याद रखना, कभी पूछेगा
कि कांस्य प्रतिमा सबसे उत्कृष्ट या कांस्य प्रतिमा में सबसे उत्कृष्ट कौन थे? तो याद रखना चोल शासक लोग थे ना। कांस्य प्रतिमा में सबसे उत्कृष्ट चोल शासक ने ही बनवाए थे, ऐसा समझिए ना, इसको याद रखना। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न है हो गया, तो अगर ध्यान से पढ़े होंगे, इस पेज को सुने होंगे, तो आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। लिखा है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? देखिए अगर आप वहाँ पर देखिए कैसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे राजराज और राजेंद्र प्रथम दोनों ने करवाया था, पर हमने क्या किया, उनको समझाने का प्रयास किया था। देखिए यहाँ पर आप सबको बताए थे हम सब कि देखिए यहाँ पर है कि तंजावुर है और एक है गंगईकोंड चोलपुरम है। तो जो राजराज हैं प्रथम यहाँ पर पहले हैं, तो इन्होंने ये बनवाया था, और ये जो राजेंद्र प्रथम है इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम बनवाया था, ऐसे है। पर ऐसे कभी कभी कोई लोग उसे पढ़कर ऐसे समझ जाएंगे कि ये दोनों लोग ही बनवाए थे। और यहाँ पर देखिए जब विकल्प देखेंगे कि यार यहाँ पर तो दोनों हैं, तो हम कहाँ पर माने, क्योंकि यहाँ पर ए और बी तो ऐसा दिया नहीं है, तो आप क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस पर मारे, और ऐसे तुक्का मारकर चले आएंगे। तो इन्होंने देखिए बताया तंजावुर का जो था वो राजराज ने बनवाया था, पर ये जो गंगईकोंड चोलपुरम था इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तो हमारा पहला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए अब वही जो काशी की प्रतिमा के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पर हूँ, देखिए समझ समझ रहे होंगे आप सब, क्योंकि अभी जस्ट अगला पेज से यहाँ पर आए। तो देखिए लिखा है ज़्यादातर प्रतिमाएं दो देवी देवताओं की होती थी ना, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी होती थी। तो इस बात को ऐसे वाक्य, ये पूरा वाक्य को इतना अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। देखिए ऐसे पूछेगा कि जो प्रतिमाएं होती थी, प्रतिमाएं अर्थात जो मूर्तियां होती थी वे सिर्फ देवी देवताओं के लिए बनते थे, नहीं, यहाँ पर लिखा गया लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के लिए भी बनते थे। जो भक्ति करते थे अर्थात जो एकदम अच्छे से भक्ति करते थे, तो उनके लिए भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। आगे देखिए, कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई। तो देखिए चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई, नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2। तो आगे देखिए यहाँ पर, अभी हम देखेंगे हम सब, पर यहाँ से पढ़ ले तब फिर देखिए लिखा गया, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलचती मतलब वही उठाती गिराती रहती है, उलझती रहती है, बदलती रहती है, जिससे किनारों पर जो उपजाऊ मिट्टी की जमा हो जाता है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है जमा हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो कावेरी नदी है वे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, कावेरी नदी ऐसे पूछ सकता है कि कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, इसको तो याद रखना। पर जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है वह गिरने से पहले छोटे छोटे शाखाओं में बट जाती है, और क्या होता है कि जैसे उनके लहर के माध्यम से ये जो लास्ट है अर्थात जो छोर होते हैं, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी क्या होता है, जमा हो जाता है ना। आगे देखिए, शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी होती है। तो याद रखना, यहाँ पर लिखा गया कि जब जो कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तो इधर उधर की जो लहरें आती हैं, तो उस जो लहर के माध्यम से मिट्टी कटता है, तो उस मिट्टी पर बताया गया कि वो जो मिट्टी है वो चावल के लिए विशेष होती है। बस इतना याद रखना कि चावल के लिए क्या होती है, विशेष हो जाती है ना, आवश्यकता आर्द्रता भी हो जाती है, याद रखना। और देखिए इसके पहले वाले क्लास में हम सब बताए थे, वो शायद पॉलिटी वाला क्लास था, तो बताया गया था कि जो चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा विधि कौन था, तो उसमें था कि सीढ़ी नुमा जो खेती था वह सबसे अच्छा खेती था चावल के लिए। आगे देखिए यहाँ पर है, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, जो कृषि थे वह पहले से ही विकसित हो चुके थे, और 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था।
डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए, कहाँ पर डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए थे। पानी को खेत तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। तो याद रखना, कभी पूछता है कि वहाँ पर ऐसे इसको प्रश्न को उल्टा करके पूछेगा कि खेत में जो खेत को या खेत में जो सिंचाई करने के लिए क्या किया गया था, तो यहाँ पर होगा बांध बनाया गया था या कुएं से भरा जा रहा था, और मान लीजिए दे देगा कि कोई इंजन लगा था, या मान लीजिए कोई सुविधा और दे देगा, पर यहाँ पर नहर भी दे देगा। तो आप सब अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर तुक्का मार कर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि खेतों तक ले जाने के लिए, जो जहाँ जितने दूर तक खेत रहते थे तो उस खेतों तक ले जाने के लिए पानी को नहर का निर्माण किया गया था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल उगाए जाते थे। तो ये भी याद रखना, कई क्षेत्रों में क्या होते थे, एक साल में 2 फसल उगाए जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इस समय भी ऐसा ही होता है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। तो यहाँ पर देखिए अब जाकर आप सबको फंसाएगा ये, क्योंकि अभी तो यहाँ पर बोला कि खेत में जो पानी ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था, पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं या कहीं जगहों पर, कहीं किसी जगहों पर फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम मतलब खुद, कृत्रिम मतलब जो खुद, अर्थात वहीं खेत के बगल अगल ही जो कुआं वगैरह थे उनके द्वारा भी उनका भी ज़रूरत पड़ता था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे। यही बताने का प्रयास कर रहे थे हम, कि देखिए नहरों का तो इस्तेमाल होता ही होता था, पर कहीं कहीं इलाके में जहाँ पर नहीं हो पाता था तो वहाँ पर कुआं का भी व्यवस्था किया जाता था। दोनों, अर्थात बस यहाँ कभी पूछेगा तो याद रखना कि नहरों के द्वारा भी और कृत्रिम रूप से कुओं के द्वारा भी होता था, बस इतना याद रखना। आगे देखिए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए जाते थे। तो तीनों यहाँ पर जान लीजिए कि सरोवर के माध्यम से भी सिंचाई होता था, कुओं के माध्यम से भी सिंचाई होता था, और नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होता था। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, कि सिंचाई के माध्यम थे, उस समय सिंचाई के माध्यम थे ऐसे पूछेगा, या चोल शासक के समय सिंचाई के माध्यम से, नहर के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, सरोवर के माध्यम से, केवल और केवल प्रकृति के माध्यम से। तो अगर आप सब ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, और मान लीजिए नीचे प्रकृति के माध्यम से न देकर नीचे दे दिया 1 2 3 तीनों, तो आप मारना पड़ेगा। कि आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि नहर के माध्यम से भी होता था और कुओं के माध्यम से भी, और जब ज़रूरत पड़ता था तो क्या करते थे, पानी को, क्या यहाँ पर लिखा है, पानी को इकट्ठा करते थे, बारिश के पानी को इकट्ठा करके सरोवर में इकट्ठा करके उसका भी इस्तेमाल करते थे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार जो का है हौज। ये देखिए, इसको एकदम हल्की में मत लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी प्रश्न बना है, इसलिए हम इसको ध्यान से बता रहे हैं आप सबको। यहाँ पर देखिए लिखा है तमिलनाडु का एक जलद्वार है, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये जलद्वार है ना, हौज से नदी की शाखाओं में पानी का प्रवाह को, जो प्रवाह था इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। ये जो बना है, जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींची जाती थी। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांध है, जहां आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रण और नदियों और नहरों के दर प्रवाह को संचालित करता है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया था कि विशाल सरोवर बनाए गए। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया बनाए गए। अब देखिए लिखा गया, स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजनाओं की ज़रूरत होती, जैसे श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना, इन कामों को देख रेख करना, और यह तय करना कि पानी का जो बंटवार है कैसे किया जाए।
जो बंटवारा है अर्थात जैसे मान लीजिए पानी नहर तो आ रहा है, पर नहर में जो पानी आ रहा है वो किस किस क्षेत्र में जाएंगे, किस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, अर्थात इसका जो बंटवारा है वह कैसे किया जाए, ये सब भी मायने रखता था ना। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव के रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों के सक्रिय रूप के दिलचस्पी दिखाई। आगे देखिए लिखा है साम्राज्य और प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार के संगठित था। देखिए किसानों की बस्तियां को, अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो इसको याद रखना। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है किसानों की बस्तियां। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। याद रखना किसानों की, जो किसान थे वहाँ के, तो किसानों की बस्तियों को, किसानों के बस्तियों को अर्थात जैसे बस्ती होता है जिस क्षेत्र में जितनी बस्ती होते हैं उस बस्तियों को उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। तो याद रखना। तो देखिए जैसे किसान है, किसान की जो बस्तियां हैं, किसान की बस्तियां हैं, बस्तियों को हम उर कहते थे। पर आप आगे लिया गाँव के समूह को हम नाडू कहते थे। गाँव के समूह को हम नाडू कहते हैं। देखिए आगे लिखा है ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूली जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो इसको भी एकदम ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम IMP लिखे हैं, तो इसको इतने पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इतने देखिए पहला है कि गांव की बस्तियों को हम उर कहते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया अनेक गांव के समूह को हम नाडू कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से समझा रहे हैं कि गांव की बस्तियां का मतलब याद रखिए कि जैसे क्षेत्र, मान लीजिए एक गांव है, अब ये जितने क्षेत्र में है इस क्षेत्र को हम उर कहेंगे, इस क्षेत्र को हम उर कहेंगे। और मान लीजिए ये क्षेत्र, एक गाँव है, ये गाँव इतने दूर में है और ये इसके क्षेत्र को हम उर कह रहे हैं। और यहाँ पर भी एक गाँव है, यहाँ पर भी एक गाँव है। तो अब ये अगर ये तीनों गाँव के समूह हो जाएं अर्थात मिल जाते हैं तो हम नाडू कहते हैं, तब हम नाडू कहते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा गया ग्राम परिषद। जो ग्राम परिषद रहता था वह नाडू न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, जो चोल राजा थे उन्हें सम्मान के रूप में मुविंद वेलन या तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन याद रखें। मतलब ये क्या होते थे कि ये जो नायडू रहते थे, परिषद रहते थे, न्याय करते थे, ये तीन राजाओं के दरबार में जाते थे न्याय करने के लिए। जैसे आज हम सब कहते हैं जज वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पर क्या रहते थे कि वो तीन राजा के अंदर काम करते थे ना। तो इनको हम क्या कहते थे कि मुविंद वेलन अर्थात तीन राजाओं के संपर्क में रहते थे। आगे लिखा गया है कि अरियार प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। अब देखिए अगर आप इस पेज को अच्छे से पढ़े होंगे इन सबको, तो ये आप उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल था तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था ना। अभी जैसे हमने इस पेज के ऊपर पढ़ा तो यहाँ पर लिखा गया कि बस्तियों को उर कहा जाता था, ये बात सही है। जो कि सिंचाई खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी ना, तो ये बात सही है। आप आगे देखिए लिखा गया है कि गांव के समूह को हम नाडू कहा जाता था, ये बात भी सही है। नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे, तो ये बात भी सही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ए और दो दोनों सही है,
तो देखिए दोस्तों, ऐसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को, जितने पेज को पढ़ो। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए एक पेज से, एक पेज को पूरा ऐसे पूरा उठाकर ऐसे प्रश्न बनाया है, पेज को ही पूरा उठा जितने वाक्य थे वाक्य को उठा उठाकर एक प्रश्न बनाया है। और आप कहीं किसी मान लीजिए मैराथन या कहीं से जो एडिट करके पढ़ाते हैं, सिर्फ एक दो प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे ऐसे कि बस ऐसे वो सब पढ़ाते हैं। चोल काल में किसान बस्तियों को ऊर कहा जाता था, उसके बाद सिंचाई के लिए कारण में समृद्ध होते थे, इसको छोड़ देंगे, इसको ये पक्का छोड़ देंगे। बस इतना बता देंगे कि आपको, बस इतना बताएंगे कि किसानों की बस्तियों को और कहा जाता। पर अगर आगे ये दे देगा कि सिंचाई की खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, अगर ये दे देगा और आपको मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, तो आप एकदम पहली तो बात एकदम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आगे देखिए, ये बात, ये प्रश्न आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो चलिए आज इस चैप्टर को हम सब खत्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, और तो इस पढ़े हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए लिखा है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को देखिए या मिलान कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए वेल्लनवाई जैसे कि अभी हम सब बताएं कि जो चोल के अभिलेख थे, चोल के अभिलेखों की भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख करते थे, उनको कहा जाता था गैर ब्राह्मण। देखिए गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो देखिए जो गैर ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि स्वामी के थे, तो उन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मदेव। तो याद रखना, जो गैर ब्राह्मण किसान भूमि के थे उन्हें हम ब्रह्मदेव कहते थे। आगे ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम, जो ब्राह्मण थे अगर उनको जो उपहार में दे दिया जाता था भूमि के, हम उसको हम कहते थे साला भोग। साला भोग, ब्राह्मण को दी गई भूमि को हम साला भोग कहते थे। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दिया जाता था उसको हम क्या कहते थे, देवदान या तिरून मंटुकड़ी कहते थे। तो इसको याद रखना, देवदान या तिरून मंटुकड़ी कहते थे। आगे है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। मंदिरों को जो उपहार दी जाती थी तो उसको हम क्या कहते हैं, पलचीदम। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि। अब यहाँ पर देखिए, तो चलिए देखिए इस पेज को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं हम सब। हालांकि आज ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, पर ख़त्म कर देते हैं हम सब आज। देखिए क्योंकि देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है हम सब के पास, तो इसीलिए देखिए चलिए यहाँ तक हम सब पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर है, हमने देखा कि ब्राह्मण को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्रह्मादेय प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आए। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राप्त मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार जो ब्यौरे थे, जो लिखा जाता था, जो मान लीजिए जो लेखा जोखा करते थे, ब्यौरों को दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है कि जो यहाँ पर जो मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर जो ब्यौरे लिखे जाते थे उसको हम नगरम के नाम से ज्ञात रहता था। व्यापारियों के संघ में आकर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट, कहाँ पर, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरुवर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां जो होती थी। इनमें सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम
ताड़पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बाद बोल रहे हैं एक बाद एक टिकट निकालने के लिए बोला जाता था। जैसे मान लीजिए आज जो वोट पड़ता था तो इस समय उस समय ऐसे ही होता था कि जैसे मान लीजिए कोई जो सदस्य था योग्य रहता था, योग्य होते थे, तो उसको ऐसे मान लीजिए वो जो छोटे से गाँव वगैरह रहते थे वहाँ पर ताड़पत्रों पर लिख कर ऐसे जो मिट्टी का बर्तन होता था उसमें डालकर एक-एक लोग से निकलवाते थे और एक व्यक्ति एक ही पर्ची या एक ही ताड़पत्र को निकालता था। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अभिलेख और लिखित सामग्री। देखिए अभिलेख और लिखित सामग्री देखिए लिखा है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभी की सदस्यता सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वे भू राजस्व वसूल सकता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये सब दिया गया है। जैसे कि हम सब बोलते हैं कि वोट जब डालने जाते हैं तो क्या होता है कि हम सबका 18 वर्ष से आयु पूरा होना चाहिए ना। आज सभी बात को कंडीशन रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रधानमंत्री या कोई चुनाव लड़ता है तो उसको कंडीशन रहता है कि उस पर कोई मुकदमा ना रहे, FIR वगैरह ना रहे। तो ऐसे उन समय भी होता था कि क्या होता था कि जहाँ वह भूस्वामी वसूल सके। बोल रहे हैं कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं होता है। तो इसको एकदम ध्यान से याद रखना, क्योंकि देखिए यहाँ ये नहीं कि वहाँ का भी है यहाँ का भी है, तो इस बात को ध्यान से याद रखना। आगे है कि जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि इस समय क्या है। जैसे इस समय भी होता है कि जैसे बहुत लोग होते हैं गाँव वाले ही उनको जैसे लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं अच्छे मान रहे हैं कि वो सांसदीय और क्या बोलते हैं विधायकी कैसे लड़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण पर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं सदी की तमिलकृत मतलब तमिल में लिखा गया था। तो देखिए तमिलकृत पेरियापुरम कौन सा था, पेरियापुरम तमिलकृत था, इसको भी याद रखना। पेरियापुरम ना एक प्रसिद्ध उद्धृत हुआ, मतलब ये लेखक था कृति था कोई। तो देखिए अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छावनी वाली छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा पुलाए एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण या वेल्हाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोग का यह छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे, देखिए यहाँ पर लिखा गया ओछे किस्म के पेशों से लगे खेतिहर मजदूर रहते थे ना। चमड़े की पट्टियों से घिसे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे ना। गहरे रंग के बच्चों को काले गोरे कंगन पहनाते थे। तो देखिए उस समय कैसा भेद था। तो यहाँ पर बताया गया कि जो गहरे रंग अर्थात बच्चों के जो काले रंग रहते थे उन सबको कंगन पहनाए जाते थे। छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाह में एक मर्दूनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में पड़े छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाले कृतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल, तो देखिए दोस्तों ये इसमें एक कहानी मतलब एक गांव का वर्णन है। तो इसको इतना कभी देखिए यहाँ तक इसलिए हम पढ़े कि ये जो था अभी तमिल वाला ये तमिलकृत था।
तो ये तमिल कृत कभी कभी पूछता है, तो इसलिए हम सब यहाँ पर पढ़े और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो याद रखना उसको। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पढ़ ले थोड़ा। महिलाओं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। जब जो चोल शासक था तो क्या होता था, महिलाओं ने भी इन सभी ये जो ऊँट पड़ रहा था तो इनमें क्या करती थी, हिस्सेदारी करती थी। क्या आप समझ सकते हैं कि समितियाँ के सदस्य चुनाव के लिए लॉटरी का उपाय या जो तरीका था वो सही था? तो यहाँ पर देखिए, तो अब आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे अब देखिए प्रश्न पर आते हैं हम सब, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, अफ़गानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो अगर ये देखिए, ये प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न हम इसलिए यहाँ पर रखे हैं क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है ये अगले वाले वीडियो का है, जो फर्स्ट वीडियो बनाए थे इसी चैप्टर का। तो देखिए अगर आप वहाँ से पढ़े होंगे तो इसको प्रश्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लाए थे वो अल-बरूनी को लाए थे, अल-बरूनी को वे लाए थे, तो ये सही है। आगे देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम, अभी जो कहानी पढ़े वो सही है कि जो व्यापारियों का जो संघ रहता था उसको हम नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे, तो ये बात सही है। दूसरा है चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी या उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ये बात भी सही था, अभी जो हम सब कहानी में पढ़े। आगे देखिए, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोल काल के जो मंदिर थे उसके विशेषताओं के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए लिखा गया है, चोलकालीन के जो मंदिर थे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, तो सही बात है। ये नहीं कि सिर्फ धार्मिक थे, वो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों थे। तो मंदिर के द्वारा जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा की मूर्ति। तो ये अभी हम सब जस्ट 2-4 पेज की बात पढ़ें, तो ये बात भी ध्यान रखना। देखिए दोस्तों कैसे पूरा ऐसे लाइन उठाया है कि मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में संबंधित विशिष्ट था कांस्य प्रतिमा की मूर्ति। अब देखिए तीसरा है, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा में गिनी जाती थी, तो याद रखना कब, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, अर्थात चोल काल की जो कांस्य प्रतिमा थी वो सबसे अच्छा था। तो ये बात हम सबका तीनों सही है। आगे देखें, लिखा गया है, निम्नलिखित युग्मों से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को आप सब एकदम कमेंट में जैसे दिया है, इसमें देखिए विकल्प दिया है, जो कौन सा विकल्प सही है इसको बताइए। चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़े, और ऐसे प्रश्न सहित इस पीडीएफ को हम भेज देते हैं एकदम निःशुल्क में।